नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों, कल यानी कि 23 नवंबर 2023 को BARC IT इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों का पेपर हुआ है। आज की इस क्लास में टेक्निकल के जितने भी प्रश्न है उस पेपर के उनका अपन सॉल्यूशन देखने वाले हैं। वैसे अभी तक आंसर की आई नहीं है, लेकिन ये सारे प्रश्न देख करके लगभग आपका अनुमान हो जाएगा, आपको भी इतने लगभग आपके प्रश्न सही हो रहे हैं, क्योंकि लगभग सभी प्रश्न मेरे को बच्चों ने भेज दिया। हाँ, थोड़ी बहुत वैल्यू के अंदर या फिर प्रश्नों की लैंग्वेज में थोड़ा अंतर हो सकता है, क्योंकि ये मेमोरी बेस्ड प्रश्न बच्चों ने भेजे, लेकिन सब लगभग 90% तो मान के चलिए भी सारी चीजें वो एग्जैक्ट ही यहाँ पे है ना। चलिए दोस्तों, एक एक करके अपन सभी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 जो आ रहा है दोस्तों, 3 प्रतिरोध पहले स्टार में और बाद में उनको डेल्टा में जोड़ा गया। यदि दोनों परिपथों में वोल्टेज और आवृत्ति का मान दिया तो प्रत्येक मामले में खींची गई शक्ति का मान इन्होंने पूछा है। तो देखिए, डेल्टा में दोस्तों जो पावर होती है P डेल्टा, वो होती है आपकी 3 इंटू P स्टार होती है, यानी कि डेल्टा में स्टार की तुलना में 3 गुना शक्ति ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा डेल्टा में स्टार, डेल्टा से सॉरी स्टार से डेल्टा में जो पावर होती है वो ज़्यादा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ट्रांसफार्मर से संबंधित एक प्रश्न है। ट्रांसफार्मर कोर के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर कोर के लिए अपन मृदु चुंबकीय पदार्थ या फिर अपन बोले भी सॉफ्ट स्टील होता है उसका अपन उपयोग करते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर की कोर एक प्रकार से अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है जो कि टेम्परेरी होती है, अपने को बार बार बनानी पड़ती है। तो इसलिए अपन मृदु चुंबकीय पदार्थ का उपयोग करेंगे ताकि उसमें अवशिष्ट चुंबकता वो कम बचा रहे और लॉसेज कम हो, है ना। और कठोर चुंबकीय पदार्थ का उपयोग अपन वहां पे करते, या फिर अपन बोले कि भी टफ स्टील होता है ना, हार्ड स्टील, उसका प्रयोग वहां पे करते जहां पे अपने को परमानेंट मैग्नेट बनाने की जरूरत पड़ती। तो इसका आपका मृदु चुंबकीय पदार्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रति चुंबकीय पदार्थ यानी कि डायामैग्नेटिक मटेरियल का पूछा है, तो इनमें से जल है वो डायामैग्नेटिक मटेरियल है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 में इन्होंने पावर फैक्टर का सूत्र पूछा है, तो यानी कि cos फाई का, तो R/Z इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 है, इसमें दिया है 3 फेज ट्रांसफार्मर के प्राइमरी तथा सेकेंडरी वोल्टेज में इन्होंने फेज अंतर पूछा है। डायरेक्ट वोल्टेज दे रखा है, तो इसका मतलब तो ये है कि V1 तथा V2 में इन्होंने फेज अंतर पूछा है, तो ये तो होता है आपका 180 डिग्री, है ना। और उसके बाद में पूछ ले उत्पन्न विद्युत वाहक बल, यानी कि E1 और E2 के अंदर अगर आपको डिफरेंस पूछ लेता है तो उस केस में ये दोनों इन फेज होते हैं, यानी कि 0 डिग्री का इनमें फेज अंतर होता है। प्रश्न में एग्जैक्ट क्या पूछा गया था, तो ये चीज आप देख लीजिएगा। उसके बाद में 3 फेज प्रेरण मोटर में फेज अंतर 120 डिग्री होता है। निम्न में से सत्य कथन है, ए कथन, बी कथन, ए एवं बी। तो अपने पास में वैसे कथन नहीं है, बी का तो कथन है ही नहीं, है ना। तो इसलिए एग्जैक्ट अपन चीजें इसमें पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन बस इतना ही है कि 3 फेज प्रेरण मोटर में अंतर 120 डिग्री का होता है। हाँ होता है, और अंतर होता है तभी तो मोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट होती है। अब सिंगल फेज मोटर होती है तो सिंगल वाइंडिंग में अपन देखें तो उसमें कोई फेज डिफरेंस होता ही नहीं है, इसलिए अपने को एक सहायक वाइंडिंग की जरूरत पड़ती है ना। तो 3 फेज मोटर में फेज डिफरेंस होता है। अल्टरनेटर की फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई कौन सी दी जाती है? तो अल्टरनेटर की फील्ड वाइंडिंग को अपन डीसी सप्लाई देते हैं, ताकि उसके अंदर मैग्नेट उत्पन्न हो सके और रोटर और स्टेटर के बीच में इंटरलॉक का काम कर सके। प्रश्न नंबर 8 देखिए, XPLE केबल में E का अर्थ क्या है? तो क्रॉस लिंक्ड पॉली इथिलीन केबल इसका फुल फॉर्म होती है, तो E का मतलब होता है इथिलीन। अधिकतम ऊष्मा प्राप्त करने के लिए 3 हीटर को अपन किस में जोड़ेंगे? तो 3 हीटर अगर अपने पास में है तो उसको सीरीज में तो कभी नहीं जोड़ेंगे। अगर सीरीज में जोड़ दिया तो पहले वाला हीटर ही सारा का सारा वोल्टेज ले लेगा, आगे वाले तो चलेंगे नहीं या फिर बहुत डिम चलेंगे, है ना। तो इसलिए अपन समांतर में ही तीनों हीटर को लगाएंगे ताकि अपने को ज्यादा ऊष्मा प्राप्त हो सके। प्रश्न नंबर 10 देखिए, फेरेंटी प्रभाव किस प्रकार की लाइन में होता है? तो फेरेंटी प्रभाव होता है वेरी लॉन्ग लाइन होती है ना, जिसमें अपन बोले भी अति दीर्घ लाइन, और अति दीर्घ अगर ऑप्शन में नहीं था तो दीर्घ लाइन भी अपन बोल सकते हैं। इसमें यह होता है कि 200 किलोमीटर या फिर इससे अधिक रेंज वाली जो लंबी लाइनें होती है ना, उनमें फेरेंटी इफेक्ट होता है। फेरेंटी इफेक्ट होने से क्या होता है कि सेंडिंग एंड की तुलना में रिसीविंग एंड पे अपने को वोल्टेज ज्यादा मिलता है ना। अभी जितना अपन भेज रहे हैं ना उससे भी ज्यादा लास्ट वाले सिरे पे वोल्टेज होता है, तो उसको अपन फेरेंटी इफेक्ट बोलते हैं। पावर ट्रांसफार्मर के लिए सही विकल्प का चयन करना है, तो पावर ट्रांसफार्मर में VA इनपुट और VA आउटपुट होता है, ये दोनों बराबर होते हैं, यानी कि V1 और I1 बराबर V2 और I2 होता है। यानी कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे की उल्टी होती है ना। तो वोल्टेज अगर घटेगा, मान लीजिए कि वोल्टेज है तो इसको अपन ने घटा दिया, ठीक है, वोल्टेज घटेगा तो धारा ये बढ़ जाएगी, और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि वोल्टेज अपन ज़्यादा होगा तो यहाँ पे का करंट है वो कम हो जाएंगी। तो इन दोनों का रेशियो है वो हमेशा बराबर ही होता है।
प्रश्न नंबर 12 देखिए, ट्रांसफॉर्मर कोर किसकी बनी होती है? तो ट्रांसफॉर्मर कोर मटेरियल का नाम पूछे तो CRGO मटेरियल होते हैं ना, उसकी ट्रांसफॉर्मर कोर बनी होती है ना। प्रश्न नंबर 13 देखिए, एल्यूमिनियम सोल्डरिंग के लिए प्रयुक्त सोल्डर कौन सा? जो ऑप्शन दिए थे उनमें से बच्चे बता रहे कि एल का पी ही था, हालांकि 2-3 मटेरियल और भी होते हैं लेकिन वो ऑप्शन में नहीं थे। अगला प्रश्न आइए, किसी तार का प्रतिरोध 5 ओम है, ठीक है, और उसको खींच करके उसकी लंबाई को 3 गुना कर दिया गया तो नए प्रतिरोध का मान इन्होंने पूछा। देखिए 2 केसेस बनते हैं। ये प्रश्न मैंने वैसे जो मेरे नोट्स है ना हैंड रिटन, उसमें भी मैंने आपको बताई है, समझाई है। जब खींच करके तार को बढ़ाया जाता है ना, तो इस केस में फॉर्मूला जो लगता है n की पावर 2 इंटू आर का लगता है। n की पावर, n का मतलब है यहाँ पे गुणा कितना किया है ना, तो 3 की पावर 2 इंटू आर की वैल्यू अपने को 5 ऑलरेडी दे रखी है, तो 9 इंटू 5 बराबर 45 हो जाएगा, है ना, 9 इंटू 5 बराबर 45 हो जाएगा। और अगर डायरेक्ट दे देता भी, तार को 3 गुना बढ़ा दिया गया, खींचना अगर नाम ही नहीं देता, तो उस केस में n इंटू आर डायरेक्ट हो जाता है, यानी कि 3 इंटू 5 बराबर 15, इसी हिसाब से हो जाता है। प्रश्न नंबर देखिए अगला, प्रश्न नंबर 1, डीसी शंट जनित्र में लोड धारा का मान दे रखा है 50 एम्पियर, टर्मिनल वोल्टेज का मान अपने को दे रखा है 220 वोल्टेज, शंट रेजिस्टेंस का मान 200 ओम और आर्मेचर रेजिस्टेंस का मान 0.5 ओम दे रखा है। तो जनित्र में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करो, यानी कि जनित्र टोटल कितना वोल्टेज इंड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, उसका मान अपने को पूछा है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, टोटल, यानी कि एक तो देखिए जो टर्मिनल पे अपने को वोल्टेज मिल रहा है वो, उसके साथ में अपना आर्मेचर में जो लॉसेज हो रहे हैं उनको जोड़ देंगे ना, तो ये अपने को टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने को मिल जाएगा। देखिए टर्मिनल वोल्टेज है, ये तो अपने को दे ही रखा है 220 वोल्टेज, और आर्मेचर का रेजिस्टेंस भी अपने पास में है, ये 2 चीजें तो अपने पास में, अपने को RA का मान निकालना है। अब देखिए ये जनरेटर है, डीसी शंट जनरेटर है, ठीक है। IA का मतलब है कि आर्मेचर से जो धारा निकल रही है वो, अब शंट जनरेटर है तो एक साइड में तो धारा चली जाएगी लोड की तरफ और दूसरी साइड में धारा चली जाएगी शंट फील्ड की तरफ। ये IA है वो 2 दिशा में डिवाइड हो जाएगी, यानी कि IA बराबर लोड में जो धारा जा रही है वो और शंट क्षेत्र में जो धारा जा रही है वो। अब देखिए यहाँ पे अपने को लोड धारा का मान तो दे ही रखा है, अभी IL की वैल्यू तो यहाँ पे अपने को दे दी इन्होंने। अब ISH की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है, तो ISH बराबर होगा V अपॉन RSH, यानी कि वोल्टेज और शंट फील्ड का रेजिस्टेंस। अब देखिए वोल्टेज की वैल्यू अपने पास में है 220 अपने को वोल्टेज मिल रहा है, और शंट का जो रेजिस्टेंस है ये अपने पास में 200 ओम है, ठीक है। तो अब देखिए इसका आंसर ये आ जाएगा अपना 1.1, ठीक है। ISH 1.1 हो गया। 1.1 अगर अपन यहाँ करें 1.1 और IL लोड धारा अपने पास में कितनी है, लोड धारा अपने पास में 50 है, ठीक है। तो इसमें जोड़ दीजिए आप, यानी कि 51.1 अपने को IA मिल गई। IA कितनी मिल गई, 51.1 अपने को मिल गई IA, है ना। तो देखिए VT टर्मिनल वोल्टेज बराबर अपन ने लिखा, सॉरी, E बराबर VT प्लस IA RA, ये फॉर्मूला था ना। तो टर्मिनल वोल्टेज अपने पास में कितना है 220 हो गया, प्लस IA की वैल्यू कितनी थी 51.1 अपने को मिली है, IA की वैल्यू कितनी है 0.5 है। तो इनका आप सॉल्यूशन कर लीजिए, इनको आप करोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 225.55 के आसपास में आएगा, और इसके साथ में आप ये जोड़ दीजिए तो 245.55 इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे, 1/5 ओम के 5 प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित करना है कि उनसे न्यूनतम प्रतिरोध अपने को प्राप्त हो, तो प्राप्त होने वाला कुल प्रतिरोध कितना होगा। सबसे पहले तो अपने को ये देखना है भी अगर प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन है तो उनको किस हिसाब से जोड़ें कि अपने को कम से कम प्रतिरोध प्राप्त हो, तो वो केस होता है समांतर क्रम का। अब 5 प्रतिरोध है 1/5 ओम के, तो उनको समांतर में जोड़ेंगे तो कुल प्रतिरोध कितना मिलेगा। तो समांतर में समान मान के प्रतिरोध होते हैं ना, तो उनकी वैल्यू देख लो कितनी दे रखी है, 1/5 इन्होंने दे रखी है। अब प्रतिरोधियों की जनसंख्या है ना, उसका अपने को भाग देना, इसके बट्टे में अपने को 5 करना है, तो 1/25 हो जाएगा। ये नोट्स के अंदर भी मैंने इस प्रकार की प्रश्न दे रखे हैं। घरेलू वायरिंग की जाती है तो ये समांतर क्रम में की जाती है, सबको पता ही है। औद्योगिक क्षेत्रों का पावर फैक्टर किस प्रकार का होता है, तो औद्योगिक क्षेत्रों का पावर फैक्टर लैगिंग यानी कि पश्चगामी होता है, क्योंकि इंडक्टिव लोड वहां पे ज्यादा होता है। प्रश्न नंबर 19 देखिए, अधिकतम मान तथा प्रभावी मान का अनुपात क्या कहलाता है ना। मैक्सिमम जो वैल्यू होती है, RMS जो मान होता है, दोनों का अनुपात होता है वो शिखर गुणांक होता है। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए, 3 फेज प्रेरण मोटर में किस पर स्लिप का मान अधिकतम होता है ना। स्लिप का मान पूछा भी मैक्सिमम कब होता है, तो देखिए फॉर्मूला होता है
R2 यानी कि रोटर रेजिस्टेंस होता है, ये होता है स्लिप इंटू रोटर रिएक्टेंस, है ना, रोटर रिएक्टेंस होता है। तो स्लिप किस स्लिप पे होता है, तो स्लिप आप इधर ले आओ R2/X2, ठीक है, रोटर रेजिस्टेंस है, रोटर रिएक्टेंस है, तो इसका हो जाएगा आपका रोटर प्रतिरोध और रोटर रिएक्टेंस हो जाएगा। थोड़ी बहुत ऑप्शन के अंदर कोई चेंजेस हो या फिर प्रश्नों की वैल्यू या फिर प्रश्नों की लैंग्वेज में थोड़ा बहुत चेंज हो तो उसकी वजह से आपको आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस मिल सकता है। तरीका सेम रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद भी निकाल सकते हो। डबल केज मोटर के लिए सही कथन है, तो नीचे कथन क्या थे वो अपने पास में नहीं है, लेकिन मोटर जो इंडक्शन मोटर होती है उन्हें डबल केज अपन जो उपयोग करते हैं ना रोटर, उसका मेन कारण ये होता है कि स्टार्टिंग टॉर्क अपने को जहाँ पे ज़्यादा जरूरत होती है तो वहाँ पे अपन डबल केज वाली मोटर का उपयोग करते हैं। स्किन डिप्थ धारा संबंधित है, तो स्किन डिप्थ धारा संबंधित है, तो देखिए स्किन डिप्थ धारा, वैसे तो इस प्रश्न के अंदर डाउट है, मेरे को लग रहा है ये अधूरा प्रश्न है। स्किन डिप्थ धारा होती है ना, ये तो समानुपाती होगी आपकी फ्रीक्वेंसी की, और स्किन डिप्थ अगर इतना ही दे रखा हो ना स्किन डिप्थ, तो ये समानुपाती होता है 1/√, फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। ये 0.5 हो जाएगा, वैसे देखें तो ऊपर जाएगा तो ये आपका माइनस में 0.5 FV हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपके आंसर किया है और आपके एग्जैक्ट प्रश्न क्या है वो देख के आप मैच करवा लीजिएगा। प्रश्न नंबर 23 देखिए, किसी कोयल में चुंबकीय क्षेत्र निर्भर करता है। तो देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो आप इसको कर पाओगे। एक तो होता है कि परिवर्तन यानी कि फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो रहा है, किस दर से हो रहा है, और कुंडलियों में घेरों की संख्या कितनी है ना, और कितने टाइम तक वो अपना फ्लक्स का परिवर्तन करवा रहे हैं, ये सब चीजें होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ना मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर है वो ए ही है। 24 नंबर देखिए, वोल्टाइक सेल में जिंक का बना होता है, यानी कि जिंक का कौन सा इलेक्ट्रोड बना होता है, तो जो एनोड होता है या फिर धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है वो जिंक का बना होता है, और कैथोड जो बना होता है ये आपका कॉपर का बना होता है। किसका बना होता है, कॉपर यानी कि तांबर का कैथोड बना होता है। अब देखिए बैटरी क्षमता होती है, बैटरी की क्षमता होती है अपन एम्पियर हावर में निकालते हैं, ठीक है। तो एम्पियर और ये जो घंटे है ना, ये समय, ये डिस्चार्ज होने का समय भी कितने टाइम तक वो बैटरी चलेगी। अब देखिए प्रश्न नंबर 26, बैटरी का आपेक्षिक घनत्व किससे अपन मानते हैं, तो हाइड्रोमीटर से मापते हैं। SF6 है, तो SF6 एक कुछ अलग गैस है, इसीलिए अपन इसका सर्किट ब्रेकर के अंदर उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 28 देखिए, किसी संधारित्र की धारिता को दोगुनी करने पर उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। संधारित्र में एनर्जी जो होती है ना 1/2 CV की पावर 2 होती है ना। अब देखिए इन्होंने धारिता को दुगना कर रखा है ना, C को अगर अपन दुगना कर देंगे तो इसकी जो ऊर्जा है ये भी कितनी हो जाएगी, 2 गुना हो जाएगी। फॉर्मूला यही अप्लाई होगा, कोई चीजें चेंज है तो आप अपने हिसाब से इसको देख लेना। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए, 20 नंबर प्रश्न में 100 वोल्ट पर 1 माइक्रोफेराड की धारिता को संचित करने के लिए आवेश का मान इन्होंने पूछा। तो संधारित्र केस में Q बराबर C/V होता है, ठीक है। अब माइक्रोफेराड 1 माइक्रोफेराड है ना, तो 1 माइक्रोफेराड का मतलब है कि 10⁻⁻6 है। उसके बाद वोल्टेज कितना दे रखा है इन्होंने, 100 वोल्टेज दे रखा है ना। तो आप इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, मैं अगर इसका नीचे कर देता हूँ 3, 2, 5 और 6, ठीक है, और ऊपर 100 तो ये आ जाएगा 4, यानी कि 1/10,000, और वैसे देखें तो 0.1231, ठीक है। इस प्रकार से वैल्यू आएगी। हो सकता है इन चीज़ों में थोड़ा बहुत अंतर हो, लेकिन फॉर्मूला यही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, स्लिप 1%, रोटर गति 990 RPM है, ठीक है, 9 नंबर है। तो पोल की संख्या इन्होंने पूछी है, तो N बराबर 120 F/P, ठीक है। P ये फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नहीं दे रखी। वैसे देखें तो मेरे को ये अधूरा प्रश्न लग रहा है, कुछ ना कुछ इसमें चेंज जरूर है। फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड आप ले लीजिए, आप 50 हर्ट्ज ले लीजिए, अगर नहीं दे रखी होती तो अपने को स्टैंडर्ड ही लेना पड़ता है। तो पोल की संख्या अपने को ज्ञात करनी है, और गति इन्होंने दे रखी है 990 RPM दे रखी है। तो P बराबर आपका हो जाएगा 120 × 50 और 990, ठीक है। तो इस हिसाब से आप इनको निकाल लीजिए। थोड़ा बहुत मेरे हिसाब से ये पॉइंटों में आएगा, संख्या थोड़ी सी दिक्कत 6 पॉइंट समथिंग आएगा इसका ना, बाकी आप इस फॉर्मूले के जरिए आप इसको निकाल लीजिएगा।
देखिए एकल कला परिणामित्र के प्राइमरी वोल्टेज था सेकेंडरी वोल्टेज। मेरे को लग रहा है पहले अपन ने एक 3 फेज वाला किया था ना वो, या फिर एक ये सिंगल फेज वाला, दोनों में से एक आया। बच्चों को डाउट हुआ तो ये दोनों दे दिए, तो 180 डिग्री होगा वैसे तो इसका आंसर। उसके बाद देखिए हीटिंग एलिमेंट बने होते थे। हीटिंग एलिमेंट किसके बने होते हैं, किस प्रकार के पदार्थ के बने होते हैं? तो हीटिंग एलिमेंट उच्च प्रतिरोध के तो होते ही है, लेकिन निम्न ताप गुणांक ये नहीं होता। उच्च प्रतिरोध होगा, निम्न ताप गुणांक होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होता है, जैसे कि मैग्नीन वगैरह अपन उपयोग में लेते हैं। तो ये होगा उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ये। उसके बाद देखिए 33 नंबर में अर्थिंग क्यों की जाती है। देखिए थोड़ा सा ये कंफ्यूज करने वाला है। वैसे देखें ना तो ये ऑल सभी लगता है वैसे देखने पे, लेकिन अर्थिंग अपन कब करते हैं, किसी भी उपकरण में बॉडी के अंदर करंट नहीं आए। जैसे कि ये बोर्ड है, तो स्टार्टिंग मैंने अर्थिंग वाली लीड नहीं जोड़ रखी थी, तो बॉडी में धीमा मामूली करंट आ रहा था, तो अर्थिंग लगा दी, तो अब इसमें करंट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसकी देखिए मनुष्य व मशीन की सुरक्षा के लिए ये तो सही है। मशीन की वाइंडिंग की सुरक्षा के लिए, वाइंडिंग नहीं है, मेन पर्पज होता है मनुष्य की सुरक्षा करना, इसलिए अपन अर्थिंग करते, तो ये चीज़ नहीं होगी इसमें। पक्षियों की सुरक्षा के लिए अपनी फ्रिज है, कूलर है या फिर बोर्ड है, यहाँ पे तो पक्षी आके बैठने से रहे हैं ना, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है मेरे हिसाब से पहले ही होगा, पहला ही होगा। प्रश्न नंबर देखिए, मोटर में स्टार्टर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो स्टार्टिंग धारा को कम करने के लिए मोटर का उपयोग करते हैं। डीसी मोटर का ये पूछा गया था शायद, क्योंकि स्टार्टिंग में डीसी मोटर के अंदर जो बैक ईएमएफ होता है वो जनरेट नहीं होता, तो इसलिए अपन स्टार्टर का उपयोग करते हैं ताकि स्टार्टिंग के करंट है वो कंट्रोल में रहे। फ्यूज परिपथ में किससे सुरक्षा के लिए, फ्यूज परिपथ किससे सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है, ये प्रश्न था। तो अपन बोले भी जो ओवरलोड होता है ना उससे सुरक्षा के लिए अपन करते हैं ना, या फिर शॉर्ट सर्किट की, शॉर्ट सर्किट से ऑप्शन मिला लीजिएगा। फुल लोड पर ट्रांसफार्मर लो हानियाँ 100 वाट है और 50% लोड पर लो हानियों की मान पूछिए, तो लो हानियाँ हमेशा ही समान होती है, क्योंकि वो लोड पे डिपेंड नहीं करती, केवल कॉपर लॉसेस डिपेंड करती है लोड पे। तो 37 नंबर प्रश्न देखिए, ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट टेस्ट अपन क्या ज्ञात करने के लिए करते हैं? तो कॉपर लॉसेस ज्ञात करने के लिए अपन ट्रांसफार्मर में ये करते हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 38 दे रखे, परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड ने। किसने की थी? रदरफोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में की थी। प्रश्न नंबर 39 देखिए, चलिए विद्युत शक्ति को और किस प्रकार लिखा जा सकता है? तो वोल्ट एम्पीयर इसका वैसे तो एग्जैक्ट आंसर होगा। जूल प्रति सेकेंड होता तो ये भी इसकी एक यूनिट होती है। KWS नहीं होता है, वाट अगर होता तो इसकी वो भी हो जाती है ना। तो प्रश्न नंबर 40 देखिए, 100 वाट और 40 वाट के दो बल्ब है, उनको श्रेणी क्रम के अंदर लगाया गया है। तो 40 वाट के बल्ब में से 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 100 वाट के बल्ब में से कितनी धारा प्रवाहित होगी? तो सीरीज में जुड़ी है तो दोनों के अंदर एक ही बराबर होगी, 100 वाट ही उसमें हो रही तो 100 वाट ही उसमें होगी। अब देखिए 41 प्रश्न दे रखे हैं। 41 में इन्होंने क्या पूछा है? टोटल खर्चा पूछा है। देखिए 100 वाट और 40 वाट के दो बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे लगातार जल रहे हैं, जो कि 30 दिनों के लिए है उपयोग किया जा रहा है। उसके बाद में 1 यूनिट का खर्चा 7 रुपये, विद्युत खर्चे की गणना इन्होंने पूछी है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं ना, उनमें अपन अगर यूनिट निकालनी होती है, पहले अपने को यूनिट निकालनी होती है और उसके बाद में पैसों से गुणा करना होता है। यूनिट होती है, ये होती है आपकी वाट, उसके बाद में घंटे और उसके बाद में समय, यानी कि कितने दिनों के लिए। बट्टे में अपने को 1000 करना होता है। देखिए वाटेज कितने हैं? 100 और 40, 140 वाट हो गया। ठीक है, और उसके बाद में घंटे कितने? 6 घंटे। और ये कितने टाइम के लिए चल रहे हैं? ये 30 दिनों के लिए। आप इसके अंदर 1000 का भाग दे दीजिए। अब यहाँ पे जितनी भी यूनिट आ रही है ना, मान लीजिए अक्ष यूनिट आ रही है, तो 1 यूनिट का खर्चा है वो 7 रुपये, तो इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्टार तथा डेल्टा में धारा में संबंध क्या होता है? स्टार में धारा क्या होती है और डेल्टा में? वैसे इन्होंने वो पूछा होगा भी लाइन करंट और फेज करंट के बारे में पूछा होगा। अगर स्टार के अंदर अगर अपन बात करें ना, तो लाइन धारा होती है ये फेज धारा के बराबर ही होती है। और अगर अपन डेल्टा के बारे में बात करें ना, तो लाइन धारा जो होती है √3 गुना अधिक होती है फेज धारा की तुलना में। ठीक है, तो ये चीज है। प्रश्न आप देख लीजिए किस हिसाब का था आपका। एक बैटरी की एम्पियर घंटा दक्षता है वो 80% है। इसे 10 एम्पियर धारा से 10 घंटे तक उसको चार्ज करते हैं, जबकि 5 एम्पियर लोड के साथ में अपन डिस्चार्ज करते हैं। तो ये कितने टाइम में डिस्चार्ज होगी 5 एम्पियर लोड के साथ में, वो चीज़ पूछी है। अब देखिए दक्षता का सीधा सा एक फॉर्मूला होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। क्या फॉर्मूला होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट होता है। आउटपुट अपॉन इनपुट अगर अपन करें तो दक्षता, यानी कि पहले देखिए 80% दक्षता है, इसको मैं
100 से भाग करके नॉर्मल संख्या में कन्वर्ट कर लेता हूँ। आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आउटपुट में देखिए इन्होंने आउटपुट में टाइम दे रखा है 5 एम्पियर, सॉरी धारा दे रखी है 5 एम्पियर, टाइम अपने को ज्ञात करने हैं। इनपुट में देखें तो 10 एम्पियर की धारा है, ये 10 घंटे तक चला रही है। अगर वोल्टेज भी दे रखा होता भी इतने वोल्टेज अप्लाई कर रखे तो उसका भी मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाता। अब देख लीजिए ये 100 है, इस 100 से ये कट जाएगा, उसके बाद में 80 बराबर 5t ये आपका बचेगा, तो t बराबर आपका आ जाएगा 80/5 है, यानी कि 16 पाँच की 80। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 44 देखिए, कौन सी मोटर को हमेशा लोड पर चालू किया जाता है? तो डीसी सीरीज मोटर को हमेशा लोड पर चलाते हैं, वरना उसमें स्टार्टिंग में क्या होता है कि बैक ईएमएफ होता नहीं, तो मोटर डेंजरस स्पीड पे चलेगी, कुछ टूट फूट हो जाएगी। प्रश्न नंबर 45 में थोड़ा सा डाउट है मेरे को, ऑप्शन में कौन सी धारा मानव शरीर से गुजरने पर घातक होती है? अगर आपको यही आंसर दे रखे 30 एम्पियर दे रखा था तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी इसमें क्या होता है कि अलग अलग रेंज होती है, जैसे कि देखिए 20 एमए से लेकर के 30 एमए तक होगी तो उसका एक अलग इफेक्ट होगा, 30 एमए से अगर 50 एमए तक होगी तो उसका एक अलग इफेक्ट होगा, इस हिसाब से कैटेगरी होती है। लेकिन 30 एम्पियर अगर था प्रश्न के अंदर तो आपको इसको चूज ही करना, इसी को चूज करना था। उच्चतम चालकता किसकी होती है? तो उच्चतम चालकता होती है आपकी सिल्वर की, है ना, मटेरियल अगर पूछा है तो। उसके बाद देखिए 2 वाट मीटर विधि में पहला वाट मीटर है, ये रीडिंग कितनी दे रहा है? 0 है। दूसरा वाट मीटर पूर्ण भार की स्थिति को दर्शाता है, चाहे कितनी भी रीडिंग दी, ये पूर्ण भार की दे या फिर कितने की रीडिंग दी जाए। एक वाट मीटर की रीडिंग जब 0 आती है, दूसरी वाट मीटर की रीडिंग अगर कुछ न कुछ आती है ना, तो उस केस में पावर फैक्टर का मान हमेशा 0.5 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे पावर फैक्टर एंगल की जो वैल्यू होती है ना cos फाई जिसको अपन बोलते हैं, वो 60 डिग्री की होगी। ठीक है, 60 डिग्री यानी कि 1/2, तो इसका आंसर 0.5 होगा। 48 नंबर देखिए, केवल संतुलित भार को अपने को मापना हो तो कितने वाट मीटर प्रयोग में लेगी? तो संतुलित भार है और 3 फेज का अपन माप रहे तो 3 वाट मीटर काफ़ी है। ठीक है, तो इस हिसाब से ये टोटल मेरे पास में 48% थे। उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपने अच्छे से समझी होगी, अच्छे से आप मिला लीजिएगा। आगे भी इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब क्या है कि आगे की एग्जाम्स के लिए भी फायदेमंद होता है, क्योंकि ट्रेंड चलता आता है। हर एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम से कुछ न कुछ प्रश्न उठाते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको लगाना जरूरी है। उम्मीद है कि सब चीज़ें आपकी अच्छे से समझ में होगी, अच्छा खासा स्कोर करके आएगी। अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है बच्चों से? मैंने तो पेपर का एनालिसिस कर लिया है, अब बच्चों से भी मैंने टेलीग्राम में एक पोल करवाई, तो उसके बाद में अपने एक कंप्लीट वीडियो लेके आएंगे 20 की कट ऑफ हो कितनी जा सकती है। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना, और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों की भी जानकारी मिलती रहेगी, PDF वगैरह भी वहाँ पर मैं शेयर करता रहता हूँ। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।